हेलो एंड वेलकम टू अनदर न्यू एपिसोड। और ये थर्ड पार्ट है 11th स्टैंडर्ड OCM HSC बोर्ड कॉमर्स स्ट्रीम का सेकंड चैप्टर का थर्ड पार्ट है चेन स्टोर। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। जो चेन स्टोर किसे कहा जाता है? चेन स्टोर ऐसा एक स्टोर होता है जिसका हेड ऑफिस एक होता है, लेकिन उसके ब्रांचेस अलग अलग शहरों में, अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग स्टेट में, पूरे कंट्री में हर जगह फैले हुए होते हैं। लेकिन इनका ऑपरेशन एक सेंट्रल, इनका एक हेड ऑफिस होता है जो एक जगह पे होता है, लेकिन इनके बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। कभी कभी ये कंट्री के बाहर, मतलब दूसरे कंट्री में भी इनके ब्रांचेस होते हैं। इसे चेन स्टोर कहा जाता है। कुछ फीचर्स देखेंगे हम चेन स्टोर के। चेन स्टोर का सबसे पहला फीचर है लो एंड यूनिफॉर्म प्राइस। यहाँ के प्रोडक्ट्स जो है इनका प्राइस कंपेयर टू डिपार्टमेंटल स्टोर और कंपेयर टू जो भी अलग हमने इसके पहले शॉप्स देखे, स्टोर्स देखे, उसके कंपेयर में यहाँ के प्राइजेस जो होते हैं, यहाँ सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, चेन स्टोर में जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, इनकी क्वालिटी एकदम बेस्ट होती है और प्राइस वाइज ये बहुत लो होते हैं और हर जगह पे एक ही प्राइस का मिलेगा, क्योंकि इनका हेड ऑफिस एक होता है। तो जो भी सामान बनता है इनका एक ही जगह से बनता है, तो जहाँ पर भी ये सामान बिकता है हर जगह पे इसका एक ही कॉस्ट होता है। टेक एग्जाम्पल बाटा शूज़। बाटा शूज़ का खुद का कारखाना है जहाँ पे उनके शूज़ एंड सैंडल्स बनते हैं। अब आप बाटा के किसी भी आउटलेट में चले जाओगे, हर जगह पे आपको यूनिफॉर्म प्राइस, यूनिफॉर्म डिस्काउंट, हर जगह पे सेम चीज़ मिलेगी। यूनिफॉर्मिटी मतलब ये हर जगह पे एक जैसे दिखते हैं। मतलब जहाँ पर भी इनका ब्रांच होगा, जहाँ पर भी इनकी दुकान होगी, उनका अंदर का इंटीरियर और दुकान के बाहर का जो पेंट का कलर, अंदर का बैठने का सोफ़ा, जो सेल्स पर्सन वहाँ काम करते हैं उनका कपड़े पहनने का तरीका, सब कुछ एक जैसा होता है। इसको यूनिफॉर्मिटी बोलते हैं। ये इसका एक फीचर है। लिमिटेड रेंज ऑफ गुड। अब जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर और बाकी जगह पे आपको वाइड वैरायटी ऑफ चीज़ें मिलती है, मतलब अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं, लेकिन चेन स्टोर में क्या होता है, इनके पास वैरायटी ऑफ गुड्स नहीं होते हैं। नॉर्मली ये लोग एक ही चीज़ का डील करते हैं, मतलब एक ही प्रोडक्ट बेचते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था बाटा, तो बाटा ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं बेचता। मतलब बाटा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, फूड आइटम्स नहीं सेल करता, वो सिर्फ लेदर प्रोडक्ट सेल करता है। फुटवेयर या फिर शूज़ हो गया, ऐसी कुछ चीज़ें वो सेल करता है। तो अलग अलग कंपनी, जैसे अगर मैं बता दूँ सैमसंग, तो सैमसंग फूड प्रोडक्ट सेल नहीं करता। सैमसंग हमेशा इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में ही रहता है, तो उसके पास सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आपको मिलेंगे। तो इनके पास लिमिटेड रेंज ऑफ गुड्स होता है। लार्ज इन्वेस्टमेंट। अगर चेन स्टोर ओपन करना है तो इसके पीछे खर्चा बहुत लगता है। आपके पास कारखाना होना चाहिए, इतना सारा ब्रांच होगा आपका, उसको मैनेज करना, मेंटेनेंस कॉस्ट, इतने सारे स्टाफ है, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, हर बार नया इंटीरियर करवाना, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे का खर्च होता है। लार्ज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू ब्रांचेज। सामान बनता एक जगह से है, मतलब इनका एक ही कारखाना होता है, एक ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है, और वहाँ से ये लोग अलग अलग ब्रांच में अपना प्रोडक्ट जो है वो भेज देते हैं और वहाँ से कस्टमर को इजीली मिल जाता है। मगर मतलब अगर आप मुंबई में हैं और बाटा का जो फैक्ट्री है वो कोलकाता में है, तो फैक्ट्री के थ्रू बाटा अगर मुंबई में अपना ब्रांच डालता है तो इजीली मुंबई में रहने वाला भी बाटा के प्रोडक्ट परचेस कर सकता है। और आपको मालूम है बाटा हर स्टेट में अवेलेबल है। जस्ट उनका एक मेन एक जगह पे हेड ऑफिस होगा और वहीं पे उससे उन लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। जो भी कुछ उनका काम होता है, सैलरी पे करना, मेंटेनेंस कॉस्ट, सब कुछ वहाँ से जाता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन उनका अलग अलग ब्रांचेस से हो जाता है। कैश सेल्स सबसे बड़ी बात है, ये आपको क्रेडिट फैसिलिटी नहीं देते। जब आपने सामान खरीदा ऑन द स्पॉट आपको पैसा पे करना है। क्वालिटी ऑफ गुड। अब यहाँ के मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। ब्रांडेड सामान होते हैं। पुमा के आउटलेट्स ले लो, रिबॉक के आउटलेट ले लो, हमारे इंडियन ब्रांड्स भी है बहुत सारे, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ बाटा। तो आपको मालूम है इनकी क्वालिटी कैसी होती है, इनके सामान का क्वालिटी कैसा होता है, सालों साल टिकने वाला होता है। तो क्वालिटी ऑफ गुड इज़ वेरी स्टैंडर्डाइज एंड ब्रांडेड। उसके बाद आता है नेक्स्ट वन प्राइस शॉप। सो व्हाट इज़ वन प्राइस शॉप? वन प्राइस शॉप एक ऐसा शॉप होता है जहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे, लेकिन सबका प्राइस यूनिफॉर्म होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी गिफ्ट आर्टिकल शॉप में चले जाए तो वहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ गिफ्ट आर्टिकल मिलेंगे, लेकिन सबका कॉमन प्राइस होगा। फॉर एग्जांपल 99 रुपीज़। अब उस दुकान से आप जो भी सामान खरीदोगे
कुछ भी प्रोडक्ट खरीदोगे, किसी भी टाइप का खरीदोगे, किसी भी क्वांटिटी में, किसी भी साइज़ का अगर आप खरीद लोगे, आपको वो प्रोडक्ट 99 रुपीज़ पे ही मिलेगा। या फिर अगर अगर आप हेयर प्रोडक्ट की बात करें, हेयर प्रोडक्ट खरीदने चले गए तो सारे उस दुकान से जो भी हेयर प्रोडक्ट खरीदोगे 199 का मिलेगा। तो ऐसे जो शॉप्स होते हैं इनको हम वन प्राइस शॉप बोलते हैं। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ वन प्राइस शॉप? सबसे पहला फीचर है इसका यूनिफॉर्म प्राइस। अब यहाँ पे से आप जो भी सामान खरीदोगे, भले उसका साइज़ कैसा भी हो जाए, कैसे भी क्वालिटी का हो, या आपको एक ही प्राइस का, मतलब इनका यूनिफॉर्म प्राइस होता है। जो भी सामान खरीदोगे एक ही प्राइस का मिलेगा आपको, और यहाँ पे आप बार्गेनिंग भी नहीं कर सकते। देयर इज़ नो स्कोप फॉर बार्गेनिंग। बार्गेनिंग का मतलब होता है भाव तोल करना। लो प्राइस, अब यहाँ से जो सामान आप खरीदोगे वो बहुत ही रीजनेबल और लो कॉस्ट के होते हैं। यहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ गुड्स मिलेंगे, स्टेशनरी, टॉयज़, गेम्स, कार्ड, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, ऐसे बहुत सारे चॉइस रहेंगे, और उसमें से आप जो भी खरीदोगे एक ही प्राइस का मिलेगा आपको। लोकेशन, ये ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं, मतलब ज़्यादा लोग यहाँ पे डेली आते हैं, और इनका टेम्परेरी सेटअप होता है। कभी कभी ये टेम्परेरी 1 साल के लिए ही बैठते हैं, फिर दूसरे साल ये आपको नहीं दिखेंगे। टेम्परेरी सेटअप होता है इनका, टेंट वेंट लगवा के इन लोग बैठते हैं रेलवे स्टेशन के पास, बस स्टॉप के पास, तो इनको वन प्राइस शॉप कहा जाता है। उसके बाद एक और इसका फीचर ये है कि कैश सेल, यहाँ पे भी आप सेम, क्रेडिट फैसिलिटी नहीं होती है, आपको ऑन द स्पॉट सामान खरीद के पैसे पे करने हैं। लेस कैपिटल, अब इस बिज़नेस को करने के लिए आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ कैपिटल का भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप बहुत कम पैसे में इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है मॉल। अब मॉल एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होता है। ऊपर आपने जितनी भी चीज़ें देखी, चेन स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपरमार्केट, ये सब का एक कॉम्बिनेशन है। आप अगर मॉल चले जाओगे तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, एवरीथिंग, हर एक फीचर यहाँ पे मौजूद होता है। यहाँ पे थिएटर होता है, कपड़े खरीदने के लिए दुकान होती है, खिलौने खरीदने के लिए दुकान होती है, पार्लर होता है, स्पा होता है, जिम होता है, रेस्टोरेंट होता है, सब कुछ आपको एक जगह पे मिल जाता है। उस जगह को हम बोलते हैं मॉल। यहाँ पे ब्रांडेड चेन स्टोर्स भी लगे हुए रहते हैं। बाटा का एक शोरूम हो गया, रिलायंस का एक शोरूम हो गया, टाटा का कोई शोरूम हो गया, या फिर डीमार्ट का कोई एक डिपार्टमेंटल स्टोर हो गया, और फिर ऊपर एक पीवीआर का थिएटर हो गया। तो ये सब जहाँ पर एक साथ रहते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं मॉल। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है अमेरिका से, पहले ये अमेरिका में बहुत हुआ करता था, फिर वहाँ से देखकर अलग अलग कंट्रीज़ में भी इसे करने लग गए हैं। इंडिया में बहुत ज़्यादा मॉल्स एंड ये सब चलते हैं। 21st सेंचुरी में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा अगर कोई बिज़नेस हो रहा है, जहाँ से बिज़नेस जनरेट होता है, डेली कस्टमर विजिट करते हैं, वो प्लेस है मॉल। अभी अगर हम रीसेंट ट्रेंड की बात करें, रिटेल ट्रेडिंग, तो आजकल रिटेल ट्रेडिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी होने लग गया है। आपको मालूम है अमेज़ॉन है, शॉपक्लूज़ है, मिंत्रा है, फ्लिपकार्ट है। तो आपको वर्चुअली सारा सब कुछ शॉप कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है फिज़िकल स्टोर पे विज़िट करने की। पहले क्या होता था, हमें फ़िज़िकल स्टोर में विज़िट करना पड़ता था, वहाँ पे जाके फिर प्रोडक्ट देखना पड़ता था कैसा है क्या है, लेकिन अब ये सीन नहीं रहा। अब आप ऑनलाइन सारे प्रोडक्ट देख सकते हो। आप ऑनलाइन अभी तो ऑनलाइन शॉपिंग इतना अच्छा हो गया है कि आप 3D कुछ ऐसे सिस्टम्स आ गए, कुछ ऐसे वेबसाइट्स है जहाँ पे 3D ओवरलुक मिलता है। अगर आपने कभी लेंसकार्ट विज़िट किया है तो आपको मालूम होगा कि फेस के हिसाब से आपको पहले अपना एक फ़ोटो सबमिट करना होता है 3D व्यू में, फिर आपके फेस के हिसाब से आपको वो चश्मा कैसा सूट हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये भी आप देख सकते हैं। तो इतना फ्रीडम मिल चुका है। तो रीसेंट ट्रेंड इन रिटेल ट्रेड में हमें यही बताया गया है कि आजकल सब चीज़ें जो है वो ऑनलाइन होने लग गई, जिसको हम लोग ई कॉमर्स भी बोलते हैं। तो ई कॉमर्स अलग से एक बहुत बड़ा टॉपिक है। हो सकता है वो आपको 12th में IT में समझाया जाए, या फिर आपको 11th में आगे चल के अलग से एक टॉपिक भी आ जाए ई कॉमर्स, तभी हम उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है, एक कंट्री का सामान दूसरी कंट्री में जाता है, या फिर दूसरी कंट्री का सामान हमारी कंट्री में आता है। तो इससे होता क्या है, हम ग्लोबली कनेक्ट हो जाते हैं। हमारा जो ओवरऑल मार्केट है वो ग्लोबल बन जाता है। इंडिया के प्रोडक्ट USA वाले यूज़ कर सकते हैं, एंड USA के प्रोडक्ट इंडियन कंपनीज़ या इंडियन कंज्यूमर्स यूज़ कर सकते हैं। तो इसी को इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है। जब दो कंट्री के बीच में सामान का लेन देन होता है तब हम उसको इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। इंपोर्ट यानी कि सामान आना, एक्सपोर्ट यानी कि सामान का जाना। अब हम आगे चल के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को ज़्यादा ओवरव्यू में देखने वाले हैं। लेकिन जब इंटरनेशनल ट्रेड किया जाता है तो ये नॉर्मल ट्रेड से, इंटरनल ट्रेड से
ज़्यादा लेंदी प्रोसीजर हो जाता है। क्यों लेंदी प्रोसीजर होता है? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है। जब हम किसी सामान को हमारे देश के बाहर भेजते हैं तो उसमें बहुत सारे लीगल वर्क्स हम लोग को करना रहता है, गवर्नमेंट पॉलिसी का ध्यान रखना पड़ता है, इंटरनेशनल मार्केट, जैसे हमारे यहाँ पे कुछ लोगों का प्रेफरेंस अलग है, मतलब हमारे इंडिया के कस्टमर्स का टेस्ट, उनका डिमांड, उनका फैशन अलग है, लेकिन दूसरी कंट्री के लोगों का डिमांड, टेस्ट, प्रेफरेंस, स्टाइल वो सब अलग है। तो उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाना, इंटरनेशनल लॉज को फॉलो करना। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है करेंसी। अब इंडियन करेंसी हर कंट्री में नहीं चलता। यूएसए का अलग करेंसी है, डॉलर बोलते हैं जिसको, और हमारा इंडिया का करेंसी अलग है, रुपीज़ बोलते हैं। तो इसको कैसे एक्सचेंज करेंगे, इसको कैसे मेंटेन करेंगे, ये बहुत सारा प्रोसीजर होता है। तो हम एक एक करके सीखेंगे। तो सबसे पहले जो हमें सिखाया जाएगा वो ये है एक्सपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट करना यानी कि जो कंट्री है वो जब अपना सामान किसी दूसरी कंट्री को बेचता है, मतलब हमारी कंट्री से सामान दूसरी कंट्री में जब जाता है तो उसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट। अब ये 2 स्टेज में बांटा गया है, प्रिलिमिनरी स्टेज और प्री शिपमेंट स्टेज। 4 स्टेज में बांटा गया है, प्रिलिमिनरी स्टेज, प्री शिपमेंट स्टेज, शिपमेंट स्टेज और पोस्ट शिपमेंट स्टेज। आपको चार्ट दिख रहा होगा अभी यहाँ पे। तो इन चारों को हम लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कराएंगे। वीडियो में बने रहना, एंड तक आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब आपको समझ में आ गया कि हमारी कंट्री से सामान जब बाहर जाता है तो उसको हम लोग एक्सपोर्ट बोलते हैं। एक्सपोर्ट प्रोसीजर, एक्सपोर्ट के प्रोसीजर कुछ ऐसे है। सबसे पहले होता है प्रिलिमिनरी स्टेज। सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अगर आपको एक्सपोर्ट करना है कोई प्रोडक्ट तो आपको 3 चीज़ करनी है रजिस्ट्रेशन के लिए। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड टू ऑब्टेन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट नंबर। आपको डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के पास जाके खुद को रजिस्टर करवाना है, अलग अलग डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। उसके बाद आपको एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट नंबर मिलता है। बिना इस सर्टिफिकेट नंबर के आप कोई भी सामान एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़, इनकम टैक्स अथॉरिटी टू ऑब्टेन परमानेंट अकाउंट नंबर। आपके पास पैन नंबर बहुत ज़रूरी होता है, जिसको हम पैन कार्ड भी बोलते हैं। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास से आपको पैन नंबर जनरेट करना है। थर्ड चीज़, अदर अथॉरिटी लाइक EPC, एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल एंड GST अथॉरिटी। अब जैसे कि आपको मालूम है कि कोई भी प्रोडक्ट जब हम सेल करते हैं तो उसमें GST चार्ज होता है। तो GST अथॉरिटी और EPC नाम का एक अथॉरिटी है, इन दोनों के पास आपको सर्टिफिकेट नंबर, आपका जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का सर्टिफिकेट नंबर है और आपका जो पैन नंबर है, इसको रजिस्टर कराना है। जब आप ये 3 चीज़ कर लोगे आपका रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी चीज़ आपको करनी है, ये प्रिलिमिनरी स्टेज में ही आता है। पहले आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब आपको अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट करना है। तो आफ्टर रजिस्ट्रेशन एक्सपोर्टर अपॉइंट एजेंट्स और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव अब्रॉड टू बुक ऑर्डर। द एक्सपोर्टर में ऑल्सो ओपन सेल्स ऑफिस इन फॉरेन कंट्री। अब इसे समझना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो कंपनी है वो इंडिया में है, ओके। आपका जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो भी इंडिया में है। अब आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसका एडवर्टाइजमेंट इंडिया में चल रहा है। तो इंडियन कंज्यूमर्स, इंडियन कस्टमर को मालूम है कि आपकी कंपनी कौन सा प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन आपका कुछ भी चीज़ जिस कंट्री में आप एक्सपोर्ट करने वाले हो उस कंट्री में आपका कुछ भी नहीं है। तो आपको उस कंट्री में एक एजेंट बुक करना पड़ेगा। जो एजेंट रहेगा वो उसका काम ये होगा कि आपके प्रोडक्ट को वो एडवर्टाइज़ करेगा, लोगों को बताएगा कि ऐसा प्रोडक्ट है, और वही ऑर्डर कलेक्ट करेगा। और जब आपको ऑर्डर आएगा तब भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। प्री शिपमेंट स्टेज, इसमें क्या होता है, रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर। जब आउटसाइड कंट्री मतलब फॉरेन कंट्री में लोगों को मालूम पड़ता है कि आप ये प्रोडक्ट बेचते हो तो उन्हें ऑर्डर प्लेस करना रहता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर प्लेस करना। तो जैसे ही ऑर्डर प्लेस होता है आपको ऑर्डर का नोटिफिकेशन आता है कि ऑर्डर मिला हुआ है। तो वो उस ऑर्डर को वेरीफाई करता है कि मुझे ऑर्डर मिला है, और वो चेक करता है कि जो चीज़ का ऑर्डर मुझे मिला है क्या मैं उस चीज़ को उस कंट्री में एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, उस कंट्री के लॉ एंड रेगुलेशन के हिसाब से मेरा प्रोडक्ट उस कंट्री में जा सकता है या नहीं। जब ये कंफर्म हो जाता है तो ये जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है वो उस सामान को एक्सपोर्ट कर सकता है। उसके बाद आता है लेटर ऑफ क्रेडिट। अब जो इंसान इस सामान को खरीदना चाहता है, जो इस सामान को इंपोर्ट करेगा, वो एक्सपोर्टर को एक लेटर भेजता है जिसको हम लोग बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। और उसमें ये लिखा रहता है
कि जब आप सामान भेजोगे और मुझे सामान मिल जाएगा तो मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। फॉर एग्जांपल देखो, मैं आपको इजीली समझाता हूँ। पर्सन ए है और पर्सन बी है। पर्सन ए जो है वो अपना एक बुक जो है वो एक्सपोर्ट करना चाहता है और पर्सन बी उस बुक का ऑर्डर प्लेस किया है। तो पर्सन बी को उस बुक को लेना है, उस बुक का कॉस्ट है 120 रुपीज़। तो वो एक लेटर भेजेगा जिसको बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसमें लिखा रहेगा, पर्सन बी पर्सन ए को भेजेगा कि जब मुझे बुक मिल जाएगा मैं आपको 120 रुपीज़ पे कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है, जिसको लेटर ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। जब लेटर ऑफ क्रेडिट आ जाता है तो पर्सन ए जो बुक को बेचने वाला है, सेल करने वाला है, एक्सपोर्ट करने वाला है, वो श्योर हो जाता है कि मुझे मेरा बुक जाने के बाद पैसा मिल जाएगा। उसके बाद वो तीसरा काम करता है प्री शिपमेंट फाइनेंस। प्री शिपमेंट फाइनेंस मतलब अब उसको सामान जो है वो शिप के ज़रिए भेजना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये सामान शिप में ही जाए, कभी कभी ये सामान बाय एयरवेज भी जाता है, मतलब प्लेन में जाता है। तो प्लेन, बाय रोड या फिर बाय शिप के ज़रिए जाए, इस सबको हम लोग एक साथ मिला के शिपमेंट ही बोलते हैं। तो शिपमेंट का जो भी खर्चा होगा वो बैंक से लोन निकालता है। कौन निकालता है? एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर के पास इतने पैसे इमीडिएटली नहीं होते हैं कि वो इस सामान को एक्सपोर्ट करे, तो इसके लिए वो अपने बैंक को इन्फॉर्म करता है कि मुझे कैपिटल रिक्वायरमेंट है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, किसके वजह से? प्री शिपमेंट की वजह से। और वो प्री शिपमेंट का फाइनेंस बैंक के पास से लेता है। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ गुड, जब सारा काम हो जाता है, सब कुछ फिक्स हो जाता है, वो सामान बनाना स्टार्ट करता है। जिस सामान का उसे ऑर्डर मिला है, जैसा सामान इम्पोर्टर कंट्री को चाहिए, जैसा सामान उस कस्टमर को चाहिए, उस तरीके से उस सामान को बनाया जाता है। उसके बाद आता है पैकिंग। पैकिंग बहुत कंपलसरी है क्योंकि ये आपके सामान को बचाता है, सेफ्टी देता है। अगर अच्छे से पैकिंग किया जाए तो ये सामान सेफ कंडीशन पे पहुंचेगा। अगर पैकिंग में कुछ गलती हो जाए तो हो सकता है आपका जो सामान है वो टूट जाए या ख़राब हो जाए। एक और रीज़न है, अगर अच्छी पैकिंग हो तो आपका जो क्वालिटी है सामान का वो एकदम प्रिजर्व्ड रहता है। थर्ड थिंग, आप जो भी पैकेट यूज़ कर रहे हो, अगर पैकेट के ऊपर अगर आपने अपना ब्रांडिंग लगा दिया, अगर आपने कुछ लोगो यूज़ कर लिया, तो आपके ब्रांड का प्रमोशन भी हो जाता है। सिक्स्थ चीज़, ECGC कवर। अब ये एक तरीके का इंश्योरेंस होता है, ये गारंटी होता है। ये किस चीज़ की गारंटी होती है? ये कंपनी जो है ये आपको गारंटी देती है कि अगर आपका सामान पहुंच गया, सामने वाले ने सामान रिसीव भी कर लिया, जिसने ऑर्डर किया था उसने सामान रिसीव कर लिया है, लेकिन अगर वो पेमेंट नहीं करता तो कोई टेंशन नहीं है, 90% तक का पेमेंट ये कंपनी आपको दे देगा। लेकिन उसके लिए अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो सबमिट करना होता है इस कंपनी को। 7th स्टेप है GST फॉर्मेलिटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपको पैन नंबर जो आपने रजिस्टर्ड किया है और जो सामान आप बना रहे हो उसको सेल करने के बाद आपके पास जो भी इनकम आएगा उसमें से कितना % GST कटेगा, इसके लिए आपको ये फॉर्मेलिटी करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है मराइन इंश्योरेंस। मराइन इंश्योरेंस क्या होता है? जब आपका सामान शिप के ज़रिए या किसी भी चीज़ के ज़रिए दूसरे कंट्री में जाता है तो इन बिटवीन अगर आपका शिप डूब गया, उस शिप में चोरी हो गई, आग लग गया, तो आपका लॉस हो जाएगा। तो इसी वजह से मराइन इंश्योरेंस किया जाता है। अगर आपका सामान एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहा है और उस बीच उस शिप के साथ कुछ हो गया, वो शिप डूब गया, चोरी हो गई, उसमें आग लग गया और आपको जो भी लॉस हुआ है, अगर आपने इंश्योरेंस कराया है तो उस लॉस का जो भी पैसा आपको, जो भी आपका लॉस में जितना पैसा चला गया है, इंश्योरेंस कंपनी आपको पे कर देगी। लेकिन उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम भरना पड़ता है, अलग अलग फॉर्मेलिटीज़ होती है, उसे कंप्लीट करना रहता है। उसके बाद लास्ट स्टेप है CNF एजेंट, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। ये एजेंट जो है ये आपके गुड्स को फॉरवर्ड करते हैं, आपको इनके हाथों में गुड्स को देना रहता है, आपका जो भी सामान है वो इनके हाथों में देना रहता है। ये एजेंट्स होते हैं जो आपका सामान शिप में डालते हैं और शिप वहाँ पे पहुँच जाने के बाद भी वहाँ पे आप वही एजेंट्स रहते हैं जो उस सामान को बराबर एड्रेस में पहुँचाते हैं। तो इनके साथ भी आपको पेपर वर्क, डॉक्यूमेंट वर्क करना रहता है। इनको आप ट्रैक भी कर सकते हो कि आपका सामान कहाँ तक पहुँचा है, नहीं पहुँचा है। अगर बीच में कुछ गलती हो गई तो ये लोग आपको कॉल करके इन्फॉर्म करते हैं या फिर SMS सेंड करते हैं। नॉर्मली ईमेल के थ्रू ये काम होता है। अब आता है शिपमेंट स्टेज। यहाँ पे आपके सामान को शिप में या प्लेन में या जहाँ पर किसी भी ज़रिए से आपको भेजना है उस ज़रिए से भेजने की तैयारी होगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना रहता है प्रोसेसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। आपको
बिल बनाना रहता है। जो भी आपका सामान है उसका जो कॉस्ट है, उसका जीएसटी कितना डिडक्ट होगा, इसका क्वांटिटी कितना है, पीस कितने हैं, क्या क्या चीज़ है, इसका एक प्रॉपर बिल बनाना रहता है आपको। उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ गुड, आपका जो सामान है वो CNF जो एजेंट है जो इस सामान को लेके जाएंगे और वहाँ पे बेचेंगे, वो लोग चेक करते हैं कि आप जो सामान पैक किए हो वो बराबर प्रॉपर है या नहीं, कोई गलत सामान तो नहीं है या फिर कोई इलीगल चीज़ तो नहीं है जो आप दूसरी कंट्री में भेज रहे हो। तो जब उनको लगता है कि नहीं सामान बराबर है तो वो लोग डॉक यानी कि जहाँ पे आपका शिप आने वाला है और जहाँ पे आप सामान रखने वाले हो शिप के ऊपर, वो अथॉरिटी के पास से एक लेटर लेती है कि हमारा जो सामान है वो एकदम क्लियर है और डॉक में जाने के लिए रेडी है। लोडिंग ऑफ गुड, जब सब कुछ हो जाता है तो सामान को लेके जाया जाता है डॉक के वहाँ पे और सामान को डॉक के अंदर शिप के अंदर, जो डॉक में जो शिप आया है उसके अंदर सामान को रखा जाता है, लोड किया जाता है और बिल ऑफ लैडिंग प्रोड्यूस किया जाता है। बिल ऑफ लैडिंग जब तक नहीं मिलता तब तक आपका सामान उस शिप के अंदर नहीं जा सकता, और अगर बिल ऑफ लैडिंग नहीं है तो आप सामान शिप में नहीं डाल सकोगे और आपका सामान दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट नहीं होगा। तो इसके लिए बिल ऑफ लैडिंग बहुत ज़रूरी है, जो कौन प्रोड्यूस करता है, C&F एजेंट। ये लास्ट स्टेप है। यहाँ पे आपका सामान शिप में चढ़ जाता है और शिप रेडी हो जाता है जाने के लिए, आपका सामान पहुंचाने के लिए। फिर आप जितना दूर इस सामान को भेजना चाहते हो उतना दूर उतना टाइम लगता है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपने क्या चूज़ किया है, आपने शिप चूज़ किया है, आपने प्लेन चूज़ किया, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितने दिन में इंपोर्टिंग कंपनी के पास जाएगा या फिर इंपोर्टिंग कस्टमर के पास ये कब तक पहुँचेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आता है लास्ट स्टेप, पोस्ट शिपमेंट स्टेज। अब आता है लास्ट चीज़ जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट शिपमेंट स्टेज। सामान शिप हो चुका है, उसके बाद एक्सपोर्टर क्या करता है, सबसे पहला काम होता है शिपमेंट एडवाइस। सामान को शिप किया गया है, सामान को लोड करके भेज दिया गया है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन वो उस इंसान को भेजता है जिसने इस सामान को ऑर्डर किया है। इसके बिल का कॉपी, क्या क्या सामान जा रहा है, कैसे पैकिंग में जा रहा है, कितना इसका प्राइस है, ये सारा इन्फॉर्मेशन वो इंपोर्टर को भेजता है जो इस सामान को इंपोर्ट करने वाला है, खरीदने वाला है। दूसरी चीज़ वो करता है प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी पेमेंट उसने किए हैं, ये सब के बारे में जानकारी वो बैंक को जाकर बताता है, क्योंकि बैंक के पास से ही इसको पैसे मिलने वाले हैं। क्योंकि मैंने पहले बताया था कि शिपमेंट का जो खर्चा होता है वो बैंक देता है एज ए लोन के तौर पे, बाद में ये चुका देता है। तो कितना खर्चा हुआ है, क्या पैसे खर्च हुए हैं, कहाँ खर्च हुए हैं, ये सारा डॉक्यूमेंट बैंक को प्रोड्यूस करना रहता है। एक्सपोर्टर करता है रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट इंसेंटिव। उसके बाद बहुत सारे ऐसे एजेंसीज़ हैं जिनके पास एक्सपोर्टर जा सकता है। इसके बीच में एक्सपोर्ट करते वक्त एक्सपोर्टर को जो भी खर्चा हुआ है, जो भी एक्स्ट्रा पैसे पे हुए हैं, इन सब का उसको इंसेंटिव मिलता है। इंसेंटिव यानी कि उसको पैसे रिटर्न मिल सकते हैं अगर वो प्रॉपर सब कुछ प्रोड्यूस करता है, उसका पेपर वर्क एंड एवरीथिंग अगर प्रॉपर रहता है, तो इसके बीच उसका जो भी एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है, जो भी कंपनी के पास वो जाएगा, अलग अलग कंपनीज होती है, अथॉरिटीज़ होती है, उनके पास जाके अगर वो पेपर्स दिखाएगा तो उसको उस पैसे का रिटर्न रिफंड मिल जाता है। लास्ट काम उसको यही करना रहता है, फॉलोअप। उसका सामान कहाँ तक पहुँचा उसको ट्रैक करना, या फिर जो इंसान इसको ख़रीदना चाहता था, बायर, उसका रिएक्शन चेक करना। वो कुछ चेंजेस बोलता है, वो कुछ बोलता है कि नहीं यहाँ पे नहीं, इस जगह पे ऑर्डर करना है, उस हिसाब से CNF एजेंट को अप्रोच कर सकता है एक्सपोर्टर और अलग अलग चेंजेस कर सकता है। तो लास्ट स्टेप होता है फॉलोअप का। और इस तरीके से हमने एक्सपोर्ट का सारा प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया है और इस वीडियो के पार्ट को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा इंपोर्ट ट्रेड। अब इंपोर्ट ट्रेड में भी ये 4 स्टेजेस है, प्रिलिमिनरी, प्री इंपोर्ट, इंपोर्ट, पोस्ट इंपोर्ट। तो वीडियो का लास्ट पार्ट होगा, तो फटाफट आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो, तो ही आपको ये अपडेट मिलेगा। हमारा चैनल जो है इंस्टाग्राम पे भी है विशाल क्लासेस के नाम से, और हम फेसबुक में भी है विशाल क्लासेस के नाम से, फेसबुक पेज भी है। मैं दोनों चीज़ का लिंक इस वीडियो के नीचे दे दूंगा। वहाँ पे भी बहुत सारे अपडेट्स आते रहते हैं, अलग अलग चीज़ों के अपडेट्स आते रहते हैं। तो इसका पार्ट 4 लास्ट होगा, उसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके पहले 2 पार्ट और है जिसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दूंगा, अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लो। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो, और प्लीज़ इसको अपने 11th स्टैंडर्ड फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जिन्होंने अभी अभी कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ किया है। बहुत से बच्चे ऐसे जिन्होंने
10th पास आउट कर लिया है, कॉलेज ज्वाइन करने वाले हैं, कॉमर्स सेक्शन लिए हुए हैं, तो उनके लिए ये चैनल बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि मैं सारे वीडियोस कॉमर्स रिलेटेड ही डालता हूँ। बीच बीच में बाकी स्टैंडर्ड के भी वीडियोस डालूंगा, 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड के भी वीडियोस बहुत जल्द आने वाले हैं। मैं देखूंगा पहले चैनल का रिस्पॉन्स कैसा है। तो इस चैनल के बारे में और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, विल मीट इन नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।